हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 तथा आर्टिकल 161 के तहत देश के राष्ट्रपति तथा स्टेट गवर्नर्स को जो पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं उस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 72। तो इस अनुच्छेद के तहत देश के राष्ट्रपति को समाधान की या पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं तथा आर्टिकल 74 कहता है कि देश का राष्ट्रपति इन पार्डनिंग पावर्स का यूज केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह से ही करेगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 161। तो इस अनुच्छेद के तहत स्टेट गवर्नर्स को पार्डनिंग पावर्स दी गई हैं तथा आर्टिकल 163 कहता है कि स्टेट गवर्नर स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से ही इन पार्डनिंग पावर्स का यूज करेंगे। यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि देश का राष्ट्रपति तथा स्टेट गवर्नर्स इन शक्तियों का प्रयोग अपने विवेक से नहीं कर सकते हैं। ये दोनों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं या बाउंड होते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को प्राप्त ये शक्ति किस प्रकार की शक्ति है या किस प्रकार की पावर है। तो ये उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है या इन दोनों की कार्यपालिका शक्ति है। अब हम बात करेंगे कि पार्डनिंग पावर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इन दोनों को प्राप्त पार्डनिंग पावर्स 5 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आम माफ़ी या क्षमा या इंग्लिश में बोलेंगे जनरल एमनेस्टी और पार्डन। इसके अंदर क्या होता है कि देश का राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी अपराधी की सज़ा को तथा उसके दोष को दोनों को माफ़ कर देते हैं। इसको हम इंग्लिश में ऐसे समझेंगे कि इसके द्वारा आम माफ़ी के द्वारा किसी व्यक्ति की पनिशमेंट तथा उसकी सभी प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशंस को माफ़ कर दिया जाता है। अब वो एक व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति की भांति पाक पवित्र हो जाता है। कोई आम माफ़ी प्राप्त अपराधी अब देश के अंदर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, वो देश में वोट कर सकता है तथा वो देश में चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके ऊपर किसी भी प्रकार की डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे इस आम माफ़ी के केस में एक बात नोट करनी होगी कि मृत्यु दंड की सज़ा के केस में आम माफ़ी का अधिकार केवल देश के राष्ट्रपति के पास है। स्टेट के गवर्नर्स को मृत्यु दंड की सज़ा के केस में आम माफ़ी का अधिकार नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि देश में सबसे पहले आम माफ़ी किसको दी गई। तो आप सभी ने एक फेमस मूवी थी जिसके अंदर लीड रोल के अंदर अक्षय कुमार थे। उस मूवी का नाम था रुस्तम, देखी होगी। इस मूवी में अक्षय कुमार ने एक नेवी के ऑफिसर के.एम. नानावती का रोल प्ले किया था और इसके अंदर के.एम. नानावती जो है वो अपनी वाइफ के लवर प्रेम आहूजा का मर्डर कर देते हैं और के.एम. नानावती को आईपीसी के सेक्शन 302 के तहत जब उम्र कैद की सज़ा प्राप्त होती है तो उस टाइम में देश के अंदर प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा बॉम्बे स्टेट की गवर्नर उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो उस टाइम पे के.एम. नानावती को ये केस जो था के.एम. नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1960 का केस था। इसमें के.एम. नानावती को विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा आम माफ़ी प्राप्त हुई थी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि लघुकरण या कम्यूटेशन, सज़ा की प्रकृति तथा अवधि दोनों बदल जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसको इंग्लिश में समझते हैं कि जो अपराधी को जो पनिशमेंट दी है उस पनिशमेंट का नेचर तथा टाइम दोनों बदल जाता है। जैसे कि अगर मान लिया किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दिया गया है, मृत्यु दंड दिया गया है, तो उस मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है। या इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लिया किसी अपराधी को 20 साल का सश्रम कारावास हुआ है तो उस 20 साल के सश्रम कारावास को 10 साल के सामान्य कारावास में बदला जा सकता है। यहाँ पे क्या हुआ कि अवधि 20 से 10 हो गई है और जो नेचर सश्रम से साधारण हो गया है। मतलब क्या हुआ कि अवधि तथा नेचर दोनों इस प्रकार से बदल जाता है। किस प्रकार से? लघुकरण के द्वारा। अब हम लघुकरण को इंग्लिश में बोलेंगे कम्यूटेशन। अब हम बात करेंगे परिहार या रेमिशन की। रेमिशन के अंदर क्या होता है
कि जो पनिशमेंट होती है उसका नेचर चेंज या उसका करेक्टर चेंज नहीं होता है, सिर्फ उसकी अवधि को घटा दिया जाता है। इस परिहार को ऐसे समझे कि मान लिया किसी व्यक्ति को 2 साल की सश्रम कारावास की सजा हुई है तो उसकी अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया जा सकता है या कुछ भी किया जा सकता है। यहाँ पे नोट ये करना है कि परिहार के अंदर सिर्फ जो है अवधि बदली जाती है, नेचर नहीं बदलता है सजा का। अब हम बात करेंगे पार्डनिंग पावर्स में जो फोर्थ होगी वो होगी विराम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेस्पाइट। रेस्पाइट का अंदर मतलब क्या होता है कि विशेष परिस्थितियों के अंदर अपराधी की सज़ा को पोस्टपोन कर दिया जाता है या उसको स्थगित कर दिया जाता है। अब ये विशेष परिस्थितियाँ या स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं? अगर कोई महिला अपराधी अपने बच्चे का पालन पोषण करना चाहती है या कोई डिसेबल है तो इन दोनों के स्पेशल केसेस के अंदर उन अपराधियों की सज़ा को विराम के अंदर माफ़ नहीं किया जाता है, केवल उनकी सज़ा को कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जाता है और उस अवधि के बाद उनकी सज़ा कंटिन्यू करती है। अब हम बात करेंगे कि परविलंबन या रिप्रीव का मतलब क्या होता है। रिप्रीव के अंदर क्या होता है कि जो अपराधी होता है उसकी सज़ा के ऊपर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाती है, टेम्परेरीली उसकी सज़ा के ऊपर स्टे कर दिया जाता है। यहाँ दोनों में अंतर ये सुने, इस विराम के अंदर सज़ा को स्थगित किया जाता है अस्थायी रूप से, यहाँ पे उस सज़ा को अस्थायी रूप से उसके ऊपर रोक लगाई जाती है। अब ये रोक क्यों लगाई जाती है? अगर मान लिया किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त हुई है और उस अपराधी ने आम माफ़ी या लघुकरण की याचिका राष्ट्रपति के पास दे रखी है और राष्ट्रपति अपनी व्यस्तताओं के कारण उस याचिका के ऊपर कोई भी फैसला नहीं ले सके हैं, तो उस अपराधी को फ़ायदा प्राप्त होता है रिप्रीव का। जब तक राष्ट्रपति आम माफ़ी या लघुकरण की याचिका के ऊपर अपना कोई फैसला नहीं देते, उस समय तक उस मृत्यु दंड पाए अपराधी की सजा को रोक दिया जाता है। जब राष्ट्रपति फैसला लेते हैं तो उसके बाद वो फैसला लागू होता है। अब हम बात करेंगे कि कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं राष्ट्रपति और राज्यपालों की इन पार्डनिंग पावर्स के बारे में। जो पहला इम्पोर्टेंट फैक्ट ये होगा कि अगर किसी अपराधी को मृत्यु दंड की सज़ा प्राप्त है तो मृत्यु दंड की सज़ा के केस में आम माफ़ी का अधिकार स्टेट के गवर्नर्स को नहीं होता है और ये अधिकार केवल देश के राष्ट्रपति के पास होता है। और जो दूसरा फैक्ट होगा वो ये होगा सैन्य न्यायालय। अगर कोर्ट मार्शल के केस हैं तो कोर्ट मार्शल के केस में सज़ा के ऊपर पार्डनिंग पावर्स का प्रयोग करने का अधिकार केवल देश के राष्ट्रपति के पास है, ये अधिकार स्टेट गवर्नर्स के पास नहीं है। हम बात करेंगे तीसरी कि ये जो एग्जीक्यूटिव के हेड्स होते हैं, जो कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, जैसे कार्यपालिका का प्रमुख स्टेट के अंदर राज्यपाल होगा और देश के अंदर राष्ट्रपति होगा, तो ये जो पार्डनिंग पावर्स है ये केवल एग्जीक्यूटिव हेड्स को दी गई हैं। तो ये पावर क्यों दी गई हैं? एग्जीक्यूटिव हेड को या कार्यपालिका के प्रमुखों को ये समाधान की शक्ति इसलिए दी गई है ताकि न्यायिक प्रक्रिया में या जुडिशियल प्रोसेस में कोई ह्यूमन एरर या कोई मानवीय त्रुटि हुई है तो उस त्रुटि को सुधारा जा सके या उसको पॉइंट आउट किया जा सके, क्योंकि कोई भी ऐसा जुडिशियल सिस्टम नहीं हो सकता जहाँ पे कोई ना कोई मानवीय भूल ना हो। तो अगर कोई मानवीय भूल हुई है तो उस भूल को कार्यपालिका के स्तर पर सुधारा जा सके, इस उद्देश्य से भारत के संविधान ने एग्जीक्यूटिव हेड्स को ये पार्डनिंग पावर्स दी हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ये जो पार्डनिंग पावर्स हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नर्स की हों चाहे वो देश के प्रेसिडेंट की हों, क्या इनका न्यायिक पुनर्वलोकन हो सकता है? क्या इनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? तो हाँ, अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल का निर्णय भेदभाव से या मेलाफाइड है या भेदभाव से प्रेरित है तो उस दशा में उस निर्णय का, राष्ट्रपति के निर्णय का या राज्यपाल के निर्णय का जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी के द्वारा हो सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, अब हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो धारा 433A है या सेक्शन 433A है, ये क्या कहते हैं।
ये क्रिमिनल CRPC का सेक्शन 433A कहता है कि अगर किसी व्यक्ति अपराधी को अगर मृत्यु दंड की सज़ा प्राप्त हुई है या उसकी मृत्यु दंड की सज़ा को लघुकरण के द्वारा, लघुकरण का मतलब है कम्यूटेशन के द्वारा आजीवन कारावास में बदल दिया गया है, या उस व्यक्ति को शुरू में ही आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, तो उस अपराधी की सज़ा को स्टेट का गवर्नर केवल 14 साल की सज़ा पूरी होने पर ही माफ़ कर सकता है। अब इस CRPC के सेक्शन 433A के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का 2021 में एक फैसला आया है। वो फैसला क्या कहता है? वो फैसला ये कहता है कि देश का राष्ट्र प्रेसिडेंट और स्टेट के गवर्नर्स इस CRPC के सेक्शन 433A को ओवरराइड कर सकते हैं, इस सेक्शन की अवहेलना कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि CRPC का ये सेक्शन 433A राष्ट्रपति और गवर्नर्स की समाधान की शक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल 14 वर्ष की अवधि से पहले भी उस अपराधी की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, या इसको और सरल शब्दों में समझें कि इस सेक्शन के प्रोविजंस को ये दोनों व्यक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल ओवरराइड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रपति किन दशा में अपनी समाधान की शक्तियों का प्रयोग करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने या किसी अपराधी ने संघीय विधि की अवहेलना की है, या सैन्य कोर्ट से कोई सज़ा पाया व्यक्ति है, या किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सज़ा प्राप्त हुई है, तो उस दशा में देश का राष्ट्रपति अपनी इन पार्डनिंग पावर्स का यूज कर सकता है। आप एक बात और नोट करें कि जो पार्डनिंग पावर्स हैं ये ऑलमोस्ट सभी देशों के प्रमुखों को या राष्ट्राध्यक्षों को प्राप्त हैं, और ये सभी राष्ट्राध्यक्षों को इस प्रकार की शक्ति देने का कारण यह है कि जुडिशियल सिस्टम की एरर्स को या न्यायिक भूल को सुधारा जा सके कार्यपालिका के स्तर पर। और भारत में अगर आप वरीयता सूची देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद है वो वरीयता सूची में गवर्नर्स और प्रेसिडेंट से पीछे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर और राष्ट्रपति का पद वरीयता के क्रम में CJI सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आगे होता है, इसलिए इन दोनों को ये समाधान की शक्तियाँ दी गई हैं। तो अब मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि जो पार्डनिंग पावर्स हैं आप इसको भली भांति समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अब हम इन जो पार्डनिंग पावर्स हैं, इन पार्डनिंग पावर्स को कुछ इम्पोर्टेंट केसेस के माध्यम से एलैबोरेट करने का या विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।